Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th geography. My name is Raj Gupta. So class 11th geography जैसा कि हमने स्टार्ट किया था अभी कुछ दिन पहले में भी 15 तारीख से हमारी वीडियो आना चालू हो गई थी क्लास 11th की ज्योग्राफी पे, बिकॉज पेपर आ रहे थे तो हमने स्टार्ट कर दिया था। तो क्लास 11 ज्योग्राफी 2 बुकें हैं, एक बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है टर्म 1 का। टर्म 1 हमारा अभी फोकस है फिलहाल। तो टर्म 1 के जो हमारी बुक है फिजिकल एनवायरनमेंट की ज्योग्राफी के अंदर, तो वो पूरी हो चुकी है। इसमें 2 चैप्टर आए थे, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा था? इंडियाज लोकेशन करके एक चैप्टर था, एंड सेकंड जो था, मतलब बुक का थर्ड है सेकंड वैसे, ड्रेनेज सिस्टम। तो ये 2 चैप्टर आ रहे थे आपके, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। पहले के एमसीक्यूज भी आ रखे हैं, चेक कर लेना। इसके दूसरे के अभी आए नहीं हैं, मैं भी आज बना दूंगा मैं, तो कल तक आ जाएंगे। बाकी अभी हम देखते हैं, आज तो पहले ये आएगा, पहले चैप्टर नंबर हम आ रहा है ये आएगा। तो हम दूसरी बुक की अगर बात करें टर्म 1 की, तो है हमारी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, तो इसमें भी हमारे कितने चैप्टर आ रहे हैं? इसमें शायद नहीं, मतलब कंफर्म कि पहला चैप्टर जो है वो क्या है, एवोल्यूशन वाला है, जो आ चुका है, एवोल्यूशन एंड ऑरिजिन एंड ऑफ अर्थ। मतलब इसका पूरा समरी टाइप में आ रखी है, चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो है इसमें, ठीक है, एक चैप्टर ये हो गया। और हम बात करें अगर सेकंड चैप्टर की, तो अगर मैं ठीक हूँ तो जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो आ रहा है। ठीक है, मैं आने वाले की बात कर रहा हूँ सिर्फ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक सेकंड, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एंड थर्ड चैप्टर है जो आपका है प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड है। एंड लास्ट चैप्टर जो है वो है आपका रॉक साइकिल वगैरह, तो रॉक्स हम बोल सकते हैं, रॉक एंड मिनरल्स। ठीक है, तो आपके 4 चैप्टर हैं जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से हैं। पहला चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज, एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, फोर्थ पे काम चल रहा है, मतलब बन जाएगी आज या कल में वीडियो, तो आ जाएगी आपके पास, मतलब पेपर से पहले आ जाएगी। पेपर आपका 15 दिसंबर में है, तो वो कंप्लीट है। प्लेट टेक्टोनिक्स नोट्स बन रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके पास आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा, एमसीक्यू सबके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात होगी ज्योग्राफी की। अब जिस पे ज्योग्राफी है वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी थोड़ा बहुत तो सोचता ही होगा। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ करके जो एक चैप्टर है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सेकेंड चैप्टर की, तो वो है आपका इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। हम बात करें फोर्थ की, तो वह आपका 73rd एंड 4th अमेंडमेंट्स है जो। ठीक है, मतलब हम बात करें तो लोकल बॉडीज़ है ना, लोकल गवर्नमेंट करके। तो तीनों ही चैप्टर में भी यूट्यूब पे डल रखे हैं मेरे चैनल पर ही, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस करके। ठीक है, मुझे पता है पूरी बुक नहीं डली है, लेकिन हाँ जितना आपका टर्म 1 टर्म 2 दोनों कंप्लीट है। टर्म 2 ये टर्म 1 था, है ना, ये टर्म 1 था। टर्म 2 जो है वो क्या, किस चीज़ पे है? टर्म 2 के आपके 3 चैप्टर हैं, कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीनों भी कंप्लीटेड है। एमसीक्यूज नहीं आए पता है मुझे, लेकिन अब आज मैं इंस्टीट्यूशन के ही बनाने वाला हूँ एमसीक्यू, तो ये भी आपके पास पहुँच जाएंगे। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन एमसीक्यू आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपके ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट होने वाली है। तो प्लीज़ यार, जितने भी आपके क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करना, ताकि मज़ा आए बनाने में, है ना। तो अभी ज़रा मिटा दिया जाए। अब बात आती है किसकी? एमसीक्यूज़ की। और कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं ये बता चुका हूँ मैं, एवोल्यूशन एंड ऑरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने बोल दिया वो समरी टाइप में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना था इसलिए। अब बात आती है पहले क्वेश्चन की। सो जो पहली बार लाइफ थी वो कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? तो एयर में, प्लेन लैंड्स पे, या माउंटेन्स में, या वाटर में? तो हम सबको पता है सबसे पहले जो लाइफ है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? वाटर में। चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा बताने के लिए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन एंड और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमोसफेयर? तो हमें पता है कि जो एटमोसफेयर पहले था और जो अभी का है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम बात करें पास्ट की, पास्ट में जो हमारा एटमोसफेयर था उसमें सिर्फ H2 और He था, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम था सिर्फ। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन हम बात करें डोमिनेटेड है, तो डोमिनेटेड वो किससे है अभी वाला? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो है 78% के आसपास, एंड यह है 21% के आसपास। एग्जैक्टली अगर बात करूं तो 78.1, 20.9। ठीक है, तो इस तरीके से ये है कुछ इसके कंपोजिशन, लेकिन पहले सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम हुआ करता था। तो ये जो चेंज है वो कैसे आया?
ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन हमें उसको डिस्कस नहीं करना है। हमें देखना है कि इतना चेंज कैसे आ गया, जो हाइड्रोजन हीलियम इतनी ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी वो कहाँ चली गई, किस प्रोसेस के द्वारा चली गई। तो क्या अब देखो क्या लिखा है, नॉट रिलेटेड, कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो इस चीज़ से रिलेट नहीं करती। ठीक है, किस चीज़ से रिलेट नहीं करती, कि पास्ट में और प्रेजेंट के में जो डिफरेंस है इस चीज़ से रिलेट नहीं करती। पहला सोलर विंड। तो सोलर विंड क्या एक ऐसा रीज़न हो सकता है? यस, सोलर विंड हमें पता है बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ के पीछे। जो हाइड्रोजन हीलियम था उसको वो दूर ले जा रहा था, एटमॉस्फेयर से हटा दे रहा था। सोलर विंड का काम हमने डिस्कस किया था। हम बात करें डी गैसिंग की। डी गैसिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे जो गैसेज हैं वो क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस की वजह से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ी। तो ये तीनों ही प्रोसेसेस क्या हैं, रिलेट करती हैं। बस एक ऐसी ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, जिसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है एटमॉस्फेयर पे जो हम बोल सकें कि इतनी ज़्यादा चेंज आया। तो डिफरेंशिएशन इज आवर आंसर। तो बी इज द ऑप्शन जो आपको इस सेकेंड क्वेश्चन में लगाना है। समझ में आ गया? नॉट रिलेटेड लिखा है, रिलेटेड में आता तो क्या होता ऑप्शन आंसर ए, सी एंड डी, तीनों ही क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। What are the terrestrial? Why are the terrestrial planets rocky? तो क्यों जो terrestrial planet हैं वो rocky होते हैं? तो these planets are smaller, क्या ये एक रीज़न हो सकता है? They could not hold the escaping gas, क्या ये रीज़न हो सकता है, या दोनों ही रीज़न हो सकते हैं, या फिर कोई सा भी रीज़न नहीं है? तो हमें पता है कि क्या है, ये प्लैनेट स्मॉलर हैं इसलिए भी ये टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि कॉम्पैक्ट प्लैनेट है। हम बोल सकते हैं बी भी इसका आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एस्केपिंग गैसेस को रोक नहीं पा रहे थे, एस्केप हो जा रही थी क्योंकि इनकी ग्रेविटी क्या थी, कम थी। तो जो एक्स्ट्रा गैस थी वो ऑलरेडी एस्केप कर जा रही थी, इसलिए क्या है, टेरेस्ट्रियल है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही है। बात आती है अब किसकी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। मैंने आपकी बुक में कुछ कहीं नहीं लिखा कि बताओ इस चीज़ का कैसे, मतलब इस चीज़ को रिलेट करके कहीं नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको डिस्कशन में बताया था सुपर इयॉन्स सबसे लंबे होते हैं, उसके बाद आते हैं इयॉन्स जिनका टाइम पीरियड मतलब ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आते हैं एराज, उसके बाद आते हैं क्या, पीरियड्स, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आते हैं इपोच, उसके बाद आती हैं एजेस, उसके बाद जो भी आती है आपकी सेंचुरीज वगैरह, उस तरीके से कंटिन्यू रहता है। लेकिन आपको जो मेन है वो ये याद रखना है, सुपर इयॉन्स, इयॉन्स, एराज, पीरियड, इपोच एंड एजेस। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इपोच छोटा है, एरा भी छोटा है, पीरियड भी छोटा है, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, इयॉन। तो इयॉन इज द आंसर। ठीक है, इयॉन इज द आंसर। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन इज वाटर वेपर एंड गैसेज इन द एटमोसफेयर वर कंट्रीब्यूटेड बाय। तो जो वाटर वेपर और जो गैसेज हैं वो एटमोसफेयर में किस प्रोसेस की वजह से आई? क्या मैग्नेटिज्म इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। क्या सिस्मिक एक्टिविटी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। सिस्मिक एक्टिविटी का क्या रिलेशन है भाई एटमोसफेयर से? नहीं है। वल्केनिज्म इज द आंसर, और टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो। वल्केनिज्म क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि जो भी अंदर से लावा आता है उसके साथ बहुत सारी गैसेज और वाटर वेपर रिलीज होता है, तो इसीलिए जो एटमोसफेयर है उसमें धीरे धीरे वाटर वेपर की संख्या बढ़ रही थी, गैसेस बढ़ रही थी। हमने डिस्कस कर रखा है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है एवोल्यूशन ऑफ एटमोसफेयर में। सो प्लीज़ वीडियो देख लेना, आपके सारे नंबर आएंगे जितने भी नंबर का ये चैप्टर होगा। ठीक है, सो प्लीज़ देख लेना। नेक्स्ट बात आती है क्या था, इनर प्लैनेट मीन्स। इनर प्लैनेट का मतलब क्या है? क्या वो प्लैनेट जो सन और अर्थ के बीच में है? नहीं, सबको पता है, तो बच्चों वाला आंसर है। क्या प्लैनेट जो सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में है? यस, दिस इज द आंसर, मतलब बी इज द आंसर, क्योंकि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे है, मार्स और जुपिटर के बीच में। सो मार्स से लेकर के मरकुरी तक जितने भी प्लैनेट है वो कौन से हैं, इनर प्लैनेट, सबको पता है। नेक्स्ट बात आती है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है? क्या 179 मिलियन, 169, 15 या 149.6? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम डिस्टेंस नापते हैं दो प्लैनेट्स के बीच में या दो गैलेक्सीज के बीच में या दो पेरेंट्स दो स्टार्स के बीच में, तो हम किस में नापते हैं? जनरली AU में नापते हैं या तो लाइट ईयर्स में नापते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, और एक पारसेक भी बताया था, हाँ या ना? ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें। अब AU क्या है? AU इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड द अर्थ, जो कितना है 150 मिलियन किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, है ना? तो इसमें से 150 के आसपास कौन सा है? जाहिर सी बात है ए, तो ए ही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ही हम ए एस्ट्रोनॉमी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। लाइट ईयर क्या बताया था मैंने? लाइट ईयर बताया था कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, तो ये भी आपको मैंने बता रखा है। उसके बाद आती है पारसेक, तो पारसेक भी बता रखा था। ठीक है, शायद नहीं बताया था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी साइंस एप्लीकेबल है, तो साइंस से रिलेटेड मैं ना ही बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सो इट इज़ द एंगल कवर्ड, ये एंगल के बेसिस पे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ उसको डीप में ले जाने की। नेक्स्ट आती है नाइन्थ।
नाइन्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट गेव द कॉलिजन थ्योरी। तो इनमें से कॉलिजन थ्योरी किसने दी थी? तो हम सबको पता है लैपलेस ने नेबुलर दी थी। इन सब का कुछ मतलब है नहीं तीनों का। सबसे जो ऑब्वियस आंसर है वो क्या है? डी, सर जेम्स एंड हैरोल्ड जेफरी। बात आती है टेंथ की। हु सजेस्टेड दैट द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। तो किसने सजेस्ट किया था कि जो अर्थ है और जो मून है वो एक ही चीज़ से बने? मैंने शायद ये डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मैंने फॉर्मेशन ऑफ मून डिस्कस की थी। यस, फॉर्मेशन ऑफ मून किससे हुई थी? हम बात करें तो बिग स्पेल्ट, स्प्लैट है, पता नहीं स्पेल्ट है, स्प्लैट है शायद, ठीक है। तो बिग इम्पैक्ट बोल लो, जो भी है, ठीक है। तो इस चीज़ से हुई थी कि एक एक स्टार था या एक एस्ट्रॉयड था जो अर्थ से टकराया और जो अर्थ का एक मेजर पार्ट था वो चला गया और वो ही अब जाके क्या बन गया है? मून बन गया है। तो ये किसने बताया था? सर जॉर्ज ने। किसने बताया था? सर जॉर्ज ने। तो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं यार वीडियो में, प्लीज़ जाके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अबाउट हाउ मेनी ईयर्स बैक डिड स्टार ओरिजिनेटेड। तो कितने सालों पहले स्टार ओरिजिनेट हुआ था? देखो अर्थ का लाइफ टाइम कितना है, मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, इतने पहले अर्थ बना था। हम बात करें मून की तो मून इसके बाद बना था 4.4 बिलियन ईयर्स एगो, है कि नहीं? ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स की या बेसिकली अपने सोलर सिस्टम की तो 13.6 बिलियन ईयर्स एगो या 14 मान लो, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो भी होता है। तो स्टार कब बना था? स्टार मतलब सन। तो सन बेसिकली अर्थ से पहले बना होगा, तो हमें यहाँ पे अर्थ से पहले वाला देखना है, मतलब ज़्यादा पहले वाला भी नहीं देखना है। तो 3 और 4 आंसर नहीं हो सकता। तो 4, 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 4 से तो 4.4 पे तो जब मून ही बना और 4.6 पे जब अर्थ है, तो फिर इतना तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखना कि आंसर क्या है इसका? बी है, 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो, क्योंकि जस्ट पहले ही बना था ना, उससे ज़्यादा तो दूर टाइम नहीं था। तो ये 6, 7 तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक लगा सकते हो आप। तो इन तीनों का भी पता चल गया ना। अब इन तीनों का पूछेगा तो आपको आंसर पता होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लेनेट। इनमें से कौन सा जो है वो इनर प्लेनेट नहीं है? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, बट जुपिटर इज द आउटर प्लेनेट। सो आंसर क्या होगा? ए। अब नेक्स्ट बात आती है बिग बैंग थ्योरी की। तो बिग बैंग थ्योरी वॉज पोस्टुलेटेड बाय हुम। तो बिग बैंग थ्योरी किसने पोस्टुलेट की थी? सो आंसर इज जॉर्ज लेमेटायर, ठीक है। तो इन्होंने पोस्टुलेट की थी बिग बैंग थ्योरी। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ गैलेक्सी? ये भी मैंने आपको शब्दों में, मतलब एकदम बिल्कुल उचित शब्दों में बताया। मैंने आपको करेक्ट आंसर बता रखा है। तो आंसर इज ए, 80,000 to 1,50,000 लाइट ईयर्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था करेक्ट वर्डों में, ठीक है। तो लाइट ईयर समझते हो आप? एक लाइट ईयर मतलब कितना होता है? तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होगा कितना लंबा डिस्टेंस है। तो गैलेक्सीज का जो डायमीटर है वो वाकई बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मतलब क्या होता है? क्या गैलेक्सीज का साइज बढ़ना या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ना है? जो भी है इसमें लिखा हुआ है, नई सेलेस्टियल बॉडीज का मिलना। सो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स? क्या इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टार के नंबर ऑफ स्टार के बढ़ने से हम बोल सकते हैं एक्सपेंशन है? नहीं। क्या हम बोल सकते हैं न्यू सेलेस्टियल बॉडी के मिलने से? नहीं। इंक्रीज इन द स्पीड, क्या जब रोटेशन बढ़ जाए, मतलब स्पीड है जो प्लैनेट्स की रोटेशन की वो बढ़ जाए, तो हम कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है? नहीं। हम कब कहते हैं? जब उनके बीच का स्पेस बढ़ जाए। सो बी इज द आंसर। 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एक्सपर्ट गेव द नेबुलर हाइपोथेसिस। तो किसने इनमें से नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी? मैंने अभी आपको बताया था पीछे ही, लैपलेस। लैपलेस इज द वन हु गेव नेबुलर हाइपोथेसिस, याद रखना। नेक्स्ट, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वर फॉर्म्ड इन दोज इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ विच। मतलब इनमें से कौन सा है जिसमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बनते हैं क्लोज विसिनिटी में? क्या एस्ट्रॉइड की या इसके बेसिस आउटर प्लैनेट? सो आंसर इज पेरेंट स्टार। हमने देखा था कि अगर ये सन है तो यहाँ पे क्या है? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, है ना। तो ये क्या है? सन के बहुत पास है। और सन क्या है? पेरेंट स्टार है। क्या है? पेरेंट स्टार है। समझ रहे हो ना ये बात? और इसके बाद क्या आ जाते हैं? फिर जुपिटर वगैरह आने लगते हैं, जुपिटर वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से और है। तो लेकिन हमें क्या देखना है कि किसकी क्लोज विसिनिटी में जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बनते हैं? तो ऑब्वियस बात है पेरेंट स्टार, ठीक है। समझ में आ गया इतना? यहाँ पे क्लियर होता है इतनी बात, ठीक है। अब बात करूँ अगर कि क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है हमारे पास एक्सेप्ट सन, तो हमारे प्लेनेट के जो क्लोजेस्ट स्टार है वो कौन सा है? देखो, एक तो हमें पता है कि सन है। सन के अलावा अगर पूछा जाए तो क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। स्पेलिंग ऐसी होती है इसकी, चेक कर लेना, ठीक है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी इस तरीके से। इसके बाद अल्फा सेंचुरी वगैरह है, तो वो बात की बात है। लेकिन क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है हमारे पेरेंट स्टार के? तो हम बोल सकते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये बात एडिशनल है, नॉलेज दे रहा हूँ मैं, क्या पता सीबीएसई का दिमाग हट जाए और वो पूछ भी ले, तो इसलिए याद रखना। 18th, तो ओशियन वर फॉर्म्ड विद इन,
मतलब कितने सालों बाद जो ओशियन है वो बने थे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बाद। देखो 4.6 में क्या बना था भाई, अर्थ बना था बिलियन ईयर्स एगो। 4.44 में क्या बना था, मून बना था। मून जब हटा तो उसी ने गड्ढा किया था एक, जैसे ये देखो ये है, अब ये मून हट गया, ठीक है, इतना तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस खाली हो गया, यहीं तो पानी भरेगा ना। तो हमें इतना तो पता है कि भाई ये जो गैप है इसके बाद ही बना था, जो भी ये हम बात करें कितना गैप हो गया, ये 160 मिलियन का, मिलियन ईयर्स एगो का, है ना। तो हमें पता है कि इसके तो भाई बाद ही बना है, और ये सारे ऑप्शन ही यहाँ पे सच हो सकते हैं, लेकिन हमें करेक्ट ऑप्शन के साथ जाना है, दैट इज़ ए। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कोई ट्रिक बन जाए, लेकिन बनी नहीं, सो इट्स माई बैड। लेकिन याद रखना ऐसी चीज़ें तुम कर सकते हो पेपर में, अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता तो ऐसी चीज़ें लिख के थोड़ा दिमाग और एक्स्ट्रा लगा कर आप कर सकते हो। 19th क्वेश्चन, फॉसिल्स आर, फॉसिल्स क्या होते हैं, क्या ओल्ड रॉक होते हैं, नहीं। ओल्ड बुक रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, नहीं। डस्ट पार्टिकल, नहीं। आंसर इज ए, कि जो रिमेन्स होते हैं प्लांट और एनिमल के उनको ही हम फॉसिल्स बोल देते हैं। द रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में इन चारों में से एक जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। नीचे शुरू करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल, नहीं, ठीक है। और इनकी हाई डेंसिटी होती है, बिल्कुल नहीं। दे कुड नॉट होल्ड, सॉरी सही है ना ये तो, सॉरी डी ऑप्शन क्या, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ऐसे ही तो होते हैं कि वो रॉक और मेटल से बने होते हैं, इनकी हाई डेंसिटी होती है। सी, दे कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेज, यस, ये एस्केपिंग गैसेज को रोक नहीं सकते। दे हैव लो ग्रेविटेशनल पुल, यस, क्योंकि इनका मास कम होता है इसलिए इनका ग्रेविटेशनल पुल भी कम होता है। अब ऑप्शन लास्ट बचता है, दे आर फॉर्म्ड एट क्वाइट अ डिस्टेंट लोकेशन, तो क्या ये सही है, ये नहीं सही है, लेकिन आंसर यही होगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमें पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, तो इन चारों में से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ए है, तो आपको टिक ए करना है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के हिसाब से तीनों इक्वेशन, मतलब तीनों सेंटेंस क्या है, सही है नीचे के, और ये गलत है ए, तो ए ही आपका आंसर होगा। सो 20 इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो जिसने यहाँ तक देख लिया, ऑब्वियस बात है, समझ में आया होगा। सो थैंक यू। एंड भाई देखो प्लीज़ यार शेयर कर देना, भाई हो चाहे बहन हो या जो भी है, ठीक है, प्लीज़ यार शेयर कर देना, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और हो सकता है कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आए, बाहर से कोई क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, और भी बनेगा तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, लाइट ईयर वगैरह जितना भी रिलेट कर पा रहा था कर दिया मैंने सारा, है ना। यहाँ तक कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी बता दी, जो कि आपकी बुक में भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू बाद में बोलना पेपर में नंबर अच्छे आने के बाद। अभी मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि आपने वीडियो देख ली। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड प्लीज़ वेयर मास्क टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।